नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ साइंस पाठशाला में, जहां हम आसान भाषा में गणित और विज्ञान को समझते हैं ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर पक्के हो जाएं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से कम 3 से 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें मल्टीपल चॉइस भी आते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वही हम पढ़ेंगे। और बहुत ही छोटा चैप्टर है और पूरी साइंस का, क्लास 10th साइंस का सबसे आसान चैप्टर है ये। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आइए शुरू करते हैं। मैं अरुण कपूर। चलिए मिलकर पढ़ाई को आसान बनाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है चैप्टर में वो यही आती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उस पर डेफिनेशन आती है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और उस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन जैसे ताप, रंग, गंध आदि दिखाई देते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और उस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन जैसे ताप, रंग, गंध आदि दिखाई देते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस तरह हम इसे समझ सकते हैं, इसके मुख्य संकेत क्या है। जैसे मान के चलिए कि किसी वस्तु में ताप उत्पन्न हो रहा है या ताप का अवशोषण हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। यदि गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि रंग परिवर्तन हो रहा है यदि रंग का परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं और भी इसके संकेत हो सकते हैं। जैसे अवक्षेप बनना। अगर अवक्षेप होता है गाढ़ा जमाव, अगर ये बनता है किसी भी अभिक्रिया में तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या किस गंध का आना, गंध यानी स्मेल आती है तो हम बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया सिंपल थी, एक बार फिर से समझ लेंगे कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और उस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन जैसे ताप, रंग, गंध आदि दिखाई देते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सिंपल सा है। FeCuSO4। Fe यानी कि Fe होता है आयरन की रिएक्शन। यदि हम Fe आयरन की रिएक्शन CuSO4 से कराते हैं
तो क्या बनता है, तो हमारा बनता है FeSO4 प्लस Cu। यानी ये जो Fe है ये CuSO4 में Cu के स्थान पर आ जाता है और Cu को अलग कर देता है, तो FeSO4 हो जाता है और Cu अलग हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसे भी हम आगे समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर इस तरह अभिक्रिया करते हैं कि उनमें रंग, गंध और ताप में परिवर्तन होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण। अभी हम सिर्फ जो चैप्टर का नाम है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसे समझते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसे हम सूत्र द्वारा जब प्रदर्शित करते हैं, सूत्र द्वारा या फॉर्मूला द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यदि हम जिंक की क्रिया HCl से करवा दें, जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा दें, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। अब इस जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, इसे लिखने में काफ़ी समय जाएगा, और यदि हम इसे प्रतीकों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से लिखें तो बहुत ही कम समय में लिखी जाएगी। जैसे इसे हमने सिंपली लिख दिया है Zn प्लस HCl, एरो लगाया, क्या बना ZnCl2 प्लस H2। Zn प्लस HCl में एरो लगा के क्या बन गया ZnCl2 प्लस H2। इतनी बात समझ में आई। यदि कोई मन में सवाल हो, जो चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस लिंक आपको व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड करवाऊँगा। वहाँ पर व्हाट्सएप लिंक द्वारा या टेलीग्राम लिंक द्वारा आप जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं, और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद है संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। संतुलित एवं असंतुलित समीकरण क्या होती हैं। संतुलित और असंतुलित समीकरण से हम क्या समझते हैं, तो इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे आती है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होती है। संतुलित समीकरण क्या होती है, जब किसी रासायनिक समीकरण में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होती है, तो वह संतुलित समीकरण कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर समान है तो वह संतुलित समीकरण कहलाएगी, और यदि समान नहीं है तो वह असंतुलित समीकरण कहलाएगी। असंतुलित समीकरण क्या होती है, यदि परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो वह असंतुलित कहलाता है या असंतुलित समीकरण कहलाता है। इसके हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसे, जब हमें डिटेल में समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। पानी बनाने के लिए क्या होता है, H2 प्लस O2, क्या बना H2O। इसे हम यहाँ पर लिख के समझ लेते हैं। H2 प्लस O2 क्या बना हमारा
बनेगा H2O। अब इस समीकरण में हमें ध्यान से देखना है कि जो हमारे पास H2 है, जो हमारे पास O2 है और जो H2O है, यानी H2 और O2 तो हमारे हैं अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और H2O हमारा क्या है, उत्पाद, जो अभिक्रिया के बाद बना है। अब इसमें हमें देखना है कि दोनों तरफ, एरो के दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पर हम देखें, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, हाइड्रोजन के साथ है 1 इंटू 2 1, सॉरी 1 इंटू 2 2। तो हाइड्रोजन के पास है 2 परमाणु। इधर यहाँ 1 लिखा है, कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 होता है, और यहाँ पर 2 है, तो 1 इंटू 2 2, यानी इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। उसके बाद हम ऑक्सीजन के देखते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 लिखा है, 1 इंटू 2 2, यानी ऑक्सीजन के इधर तो हमारे 2 हैं, 2 परमाणु हैं, और इधर 1 इंटू 1 एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है, कौन सी समीकरण, H2 प्लस O2 टेंड्स टू H2O, ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है। अब हम आगे समझते हैं इसे संतुलित करेंगे कैसे। ये संतुलित हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। इस तरह से होगी, अगर हम यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन का, और यहाँ भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन तो हमारे बराबर हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं परमाणु, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है परमाणु। तो हम ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ 2 बनाएंगे, कैसे, यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर भी हो गए और इधर भी हो गए। पर यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, इस साइड हाइड्रोजन के हो गए 2 दूनी 4 परमाणु, तो 4 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के, जिसकी वजह से हमें इधर भी 4 करने पड़ेंगे। इधर 4 करने के लिए यहाँ 2 तो पहले से हैं, 2 से और मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 दूनी 4, इधर भी 4 हो गए। तो इस तरह हम आसान तरीके से समझ गए कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगाए और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करी, तो ये हमारी समीकरण जो है संतुलित रूप में आ गई है। यदि इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, परंतु हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार की ही होती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरे नंबर पे आती है अपघटन अभिक्रिया, तीसरे नंबर पे आती है विस्थापन अभिक्रिया, चौथे नंबर पे आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, 5वें नंबर पे आती है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो 5 अभिक्रियाएं हैं। कौन कौन सी 5 अभिक्रियाएं हैं, इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं फिर से। 5 प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अपघटन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन, 5वीं ऑक्सीकरण एवं अपचयन यानी रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर की जो रिएक्शन है वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है, संयोजन
अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन? मतलब संयोजन यानी संयोग करना यानी जुड़ना। जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए देख लिया जाए, अगर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा H2O के साथ, तो रिएक्शन करने के बाद दोनों मिल जाएंगे और मिलके क्या बना लेंगे? CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो दो पदार्थ थे, दो पदार्थ मिले और दोनों ने मिलकर एक नया पदार्थ बना लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और भी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा ही था, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था जस्ट, H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2 यानी पानी। यानी तो H2 और ऑक्सीजन ने, दो पदार्थ थे, दो पदार्थ आपस में मिले और तीसरा नया पदार्थ बनाया H2O, तो इसे क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। यानी दो पदार्थ मिले और एक नया पदार्थ बना, तो क्या होता है ये? संयोजन अभिक्रिया। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर की हमारी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को समझने के लिए पहले इस वर्ड को ही समझ लेते हैं, अपघटन मतलब होता क्या है। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन मतलब होता है टूटना। दो चीज़ों का, एक चीज़ का दो भागों में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाना, क्या होता है? अपघटन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बदलता है। जब एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। यानी ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है। संयोजन में क्या होता है? दो पदार्थ मिलते हैं और तीसरा एक नया पदार्थ बनाते हैं, और इसमें क्या होता है? एक पदार्थ ही होता है, वो टूटता है दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में। तो इसे आसानी से समझ लिया हमने। क्या होती है अपघटन अभिक्रिया? संयोजन की उल्टी है। संयोजन में दो पदार्थ जुड़ते हैं और तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं, और अपघटन में एक ही पदार्थ होता है जो टूटकर दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में टूट जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ये जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। किस में टूटता है ये टूटता है PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। ये तीन पार्ट्स में टूट जाता है। एक ही हमारा लेड नाइट्रेट था जो तीन पार्ट्स में टूट गया, PbO HNO2 और O2। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये समीकरण संतुलित है। ये हम किस तरह से देखेंगे समीकरण संतुलित है या नहीं, इसे देखने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ PbO है, NO2 है और ऑक्सीजन है। यहाँ Pb के हमारे पास कितने परमाणु हैं? दो हैं। Pb से बल के लिखा है दो, तो दो परमाणु हैं। यहाँ भी Pb से बल लिखा है दो, तो Pb के दो परमाणु हैं, बराबर हैं। यहाँ पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यहाँ दो हैं, ये दो हैं, और यहाँ पर भी दो लिखा है, दो दूनी चार, यानी नाइट्रोजन के चार हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के चार हैं। ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास तीन लिखा है और तीन के साथ बराबर में दो लिखा है, यानी तीन दूनी छः, और छः और यहाँ शुरू में दो हैं, यानी छः दूनी 12। टोटल 12 परमाणु हैं। यहाँ पर कितने हैं? दो तो यहाँ पर हैं, चार दूनी 8 यहाँ पर हैं और दो यहाँ पर हैं। 2 8 और 2
12, यानी 2 + 8 + 2 = 12। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो समीकरण है ये संतुलित है। आया समझ में? यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यदि चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सगे संबंधी हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। यदि आप इस वीडियो को पढ़ जाते हैं तो 85% आपका कहीं नहीं गया। 85% नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पक्के हैं। और यदि आप 90% से ऊपर लाना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो अभी इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं। इस वीडियो में अभी हमारी 2 अभिक्रियाएं हुई हैं। तो 2 अभिक्रियाएं हुई हैं। अब तीसरी अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन मतलब क्या होता है? हटा देना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हटा दे तो क्या बोलेंगे कि इसने, पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का विस्थापन कर दिया। एक आदमी ने दूसरे आदमी को विस्थापित कर दिया तो इसे क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं कि Zn + CuSO4 यानी जिंक प्लस कार्बन सल्फेट। यहाँ पर Zn और कॉपर सल्फेट आपस में क्रिया कर रहे हैं। जैसे ही इनकी क्रिया होती है, जो Zn है यानी जिंक है, ये कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है तो ये कॉपर सल्फेट में जाएगा और वहाँ से कॉपर को हटा देगा। ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा ताकतवर बंदा कम ताकतवर को हटा देता है तो ये इसे हटा देगा। जैसे ही Zn ने कॉपर को हटाया तो क्या हुआ? Zn ने स्थान ले लिया किसका? कॉपर का। Zn ने किसका स्थान ले लिया? कॉपर का। Zn आ गया इधर और ये जुड़ गया हमारा SO4 के साथ। तो क्या बन गया? ZnSO4 बन गया। अब ZnSO4 तो बना, अब साथ में क्या बना? जो कॉपर था वो अलग हो गया, हट गया, तो वो भी तो बनेगा, तो कॉपर। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हुई? ज़्यादा ताकतवर तत्व ने, अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया तो इसे क्या बोलेंगे हम? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? यदि नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? सेम विस्थापन की तरह है। विस्थापन में एक ही तत्व दूसरे तत्व का विस्थापन कर रहा था, यानी विस्थापन एक ही बार हो रहा था। द्विविस्थापन में क्या होता है? दोनों तरफ से विस्थापन होता है। जैसे इसे हम समझ लेते हैं, जब 2 यौगिकों के आयन आपस में अदला बदली करते हैं तो इसे बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब 2 यौगिकों के आयन आपस में अदला बदली करते हैं तो इसे बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे समझ लेते हैं किस तरह से है ये। उदाहरण के तौर पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट में अभिक्रिया करी BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड से। अभिक्रिया के बाद क्या बना? देखते हैं ज़रा क्या बना।
इस Na ने क्रिया करी किससे? Cl2 से, और क्या बना लिया? NaCl। क्या बन गया हमारा? NaCl। इस Ba ने क्रिया करी हमारी SO4 से, तो क्या बना दिया इसने? BaSO4। यानी सोडियम ने क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया, और बेरियम ने सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लिया। यानी दोनों के आयन आपस में बदल गए। तो इसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे सरल अभिक्रिया है, बोर्ड में पूछी जाती है, पढ़ लो, इसे पढ़ लो बस। पाँचवें नंबर पे आते हैं। पाँचवें नंबर की जो अभिक्रिया है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑक्सीकरण एवं अपचयन। सबसे पहले इसमें हमें समझना होगा ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑक्सीकरण। दूसरा अपचयन। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी किसी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन हट जाए तो क्या होता है? अपचयन। तो इसे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण क्या है? उदाहरण के माध्यम से समझने से पहले एक बार रेडॉक्स रिएक्शन को समझ लेते हैं। यह ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन करता है। यानी यहाँ पर एक पदार्थ ऑक्सीकरण कर रहा है और दूसरा अपचयन कर रहा है। यानी एक पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है और दूसरे पदार्थ से ऑक्सीजन हट रही है। देख लेते हैं ज़रा। उदाहरण है CuO, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, प्लस H2, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने क्या बताया? ऑक्सीकरण क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो और अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन हट जाए तो होता है अपचयन। तो CuO में ऑक्सीजन थी, यहाँ पर Cu में से हट गई तो क्या हुआ? अपचयन। H2 के पास ऑक्सीजन नहीं थी, H2 में जुड़ गई तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीकरण। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ भी रही है और हट भी रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आया समझ में? यदि कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद आता है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन वहाँ पर हमने पढ़ी अभी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ। यहाँ हम अलग अलग पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण क्या है? जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। मैंने अभी बताया था। फिर आता है अपचयन। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन हटती है या हाइड्रोजन जुड़ती है तो इसे क्या बोलते हैं? अपचयन। ये भी मैंने अभी बताया था, उदाहरण भी वही है। और मैंने बताया था यहाँ CuO का अपचयन हुआ है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हटी है। और H2 का ऑक्सीकरण हुआ है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ी है। सिंपल है।
यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? आप दैनिक जीवन से मतलब क्या है? दैनिक यानी डेली, रोज़ाना आपके जीवन में क्या क्या अभिक्रियाएं हो रही हैं। आप सांस ले रहे हैं, ये भी अभिक्रिया है। रसोई में दूध फट जाता है, ये भी अभिक्रिया है। श्वसन, जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज को तोड़ना, क्या होता है? श्वसन यानी सांस लेना। जो हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस ग्लूकोज को तोड़ती है और तोड़कर ग्लाइकोजन में बदल देती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है। दूध फट जाना, ये भी अभिक्रिया है। लोहे में जंग लग जाना, ये भी अभिक्रिया है। खाना पकाने के समय होने वाले परिवर्तन, रोटी है, आटा है, आटा गूंथा हुआ आटा है, आटा आपने तवे पे रख दिया तो रोटी पक जाएगी, रोटी में परिवर्तन आया, तो क्या है ये? अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या प्रकरण है जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। अभी तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं। अब कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो बोर्ड में पूछी जाती हैं। कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो बोर्ड में पूछी जाती हैं, जैसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय से मतलब क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में। अपघटन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, अपघटन मतलब होता है टूटना। जब प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक टूटता है तो उसे बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। प्रकाश की प्रेजेंस में ये टूट रहा है, टूटने पर क्या बना लेगा? Ag अलग, Br अलग। Ag यानी चांदी, सिल्वर, और Br यानी ब्रोमीन, तो क्या बना लिया? Ag + Br2। तो ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आती है, 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। या ऐसा हो सकता है कि ये समीकरण दे दे आपको और पूछे कि ये समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रकाशीय अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, पूछ सकता है। तो आप अभी से तैयारी करके चलिए, बोर्ड में समय कम है तो अभी से पढ़ेंगे तो बेहतर नंबर आएंगे। दूसरे नंबर पे आती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन से आप क्या समझेंगे? ऊष्मीय यानी ऊष्मा के वजह से, अपघटन हुआ यानी टूटा, तो क्या हुआ? अभिक्रिया हुई। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, जब गर्मी देने पर, ऊष्मा देने पर कोई यौगिक टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यहाँ पर यह सिर्फ अभिक्रिया दी हुई है, परंतु आगे हम बायो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करती है तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है?
ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ये अभिक्रिया नॉर्मल नहीं होती कि कार्बन डाइऑक्साइड ने जल के साथ क्रिया करी और ग्लूकोज बन गया। ये प्रक्रिया होती है, ये अभिक्रिया होती है कहाँ पर? पौधों में, प्लांट्स में, पेड़ों में। तो इस अभिक्रिया को बाद में ही पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में समझाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी वो वीडियो मिलेगी आपको। अब यहाँ पर पिछले साल बोर्ड में पूछा गया एक क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 यानी आयरन और CuSO4 क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu है। यानी सवाल में पूछ रहा है कि ये जो अभिक्रिया है FeSO4 प्लस Fe प्लस CuSO4 बन रहा है FeSO4 प्लस Cu, ये किस तरह की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विअपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया या ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ हम सबसे पहले ये समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया है या नहीं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द्विअपघटन क्यों नहीं है? द्विअपघटन नाम की कोई अभिक्रिया ही नहीं होती, तो इसलिए ये नहीं है। अपघटन में क्या होता है? एक पदार्थ होता है जो दो पार्ट्स में टूट जाता है, तो यहाँ तो दो पदार्थ हैं Fe और CuSO4, तो अपघटन भी नहीं है। संयोजन में क्या होता है? दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एक ही नया पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पर दो पदार्थ जुड़ रहे हैं और दो ही पदार्थ बना रहे हैं, तो संयोजन भी नहीं है। तो बचा क्या? विस्थापन, इसलिए भी ये विस्थापन है। और दूसरा जो मेन रीज़न है विस्थापन अभिक्रिया होने का, वो क्या है वो सुन लो। यहाँ पर Fe है, Fe अधिक क्रियाशील तत्व है। Fe जो है अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इस अधिक क्रियाशील तत्व ने क्या किया? CuSO4 में से Cu को हटा दिया और SO4 के साथ क्रिया करके FeSO4 बना लिया और Cu अलग हो गया। आया समझ? यानी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, बहुत ही सरल उदाहरण है। 1 नंबर में पिछले साल 2025 में ये पूछा गया था मल्टीपल चॉइस में, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो शॉर्ट में पूछा गया था। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट में या मल्टीपल चॉइस में ही आएंगे, यानी 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेगा या 2 नंबर के पूछेगा, यानी कुल मिलाकर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस हो गया, आप देख सकते हैं 1 नंबर का तो ये मल्टीपल चॉइस है, 1 नंबर का ये मल्टीपल चॉइस है और यहाँ पर 2 नंबर का ये शॉर्ट है। ठीक है, 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ए है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। मैंने आपको बताया था ये समीकरण किस तरह से संतुलित होगी। इसे आप 2 समीकरण यहाँ दी हुई है। दूसरी है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। एक समीकरण मैं बताऊँगा सॉल्व करके, दूसरी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। तो पहली जो अभिक्रिया है वो क्या है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड।
एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 अभिक्रिया हुई, क्या बिना AlCl3 बना और Cu यानी कॉपर बना। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है, इसे हम संतुलित करेंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक ही परमाणु है, इधर भी एक है, ये संतुलित है। यहाँ कॉपर का एक है, यहाँ कॉपर के एक है, ये भी संतुलित है। पर यहाँ क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन के 3 हैं, तो ये संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या हो गया 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, यानी यहाँ पर 3 CuCl2। अब एल्यूमिनियम के यहाँ 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगा दिया, कॉपर के यहाँ 3 हो गए तो यहाँ भी 3 लगा दिया। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गई। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल मैथ साइंस पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल पर बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।